आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार। बात करेंगे महागठबंधन और जिस तरीके से इसको लेकर मुलाकात और फिर एग्ज़ाम जिस तरीके से नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ओपी चौटाला की। जेल से बाहर आए, उसके बाद यूपी में जाके नेताओं से मुलाकात की, पंजाब के नेताओं से मुलाकात की और फिर एग्ज़ाम दिया। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आई कि कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो अब किसी न किसी विषय में या किसी न किसी क्लास में एडमिशन लेते हुए और एग्ज़ाम देने की तैयारी में बिजी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में एक तरफ सियासत, जहां पर रोज़ नया एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके साथ पढ़ाई, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन महागठबंधन की तैयारी और सियासत के साथ साथ ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम लेंगे अपने सीनियर पत्रकार बलवंत तक्षक जी से। तक्षक जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सुनील जी। तक्षक जी, जिस तरीके से ओपी चौटाला जहर के रिपीट क्वेश्चन। तक्षक जी, सबसे बड़ा सवाल, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया जब ओपी चौटाला जेल से बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट पत्रकारों से बात नहीं करता। लेकिन सियासी जो आज तक उनका जीवन रहा है उसको देखते हुए मुलाकातों के संबंध में मैं पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम और मुलाकातें कैसे देखते हैं इस सबको आप? देखिए सुनील, मैं ये कहूँगा कि ना तो पढ़ाई की कोई उम्र होती है जी और ना राजनीति में उम्र के हिसाब से कोई रिटायर होता है। जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी जेबीटी भर्ती घोटाले में उनको अदालत से सजा हुई, उसी दौरान उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की जी और उसमें उनका सब्जेक्ट उर्दू भी था। जी इसके बाद जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने 12वीं का इम्तिहान दिया, लेकिन हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उनका परीक्षा परिणाम सिर्फ इसलिए रोक दिया कि जब तक वो 10वीं में अंग्रेजी का पेपर पास नहीं करेंगे वो रिजल्ट जारी नहीं हो सकता। जी इसी क्रम में उन्होंने 2-3 दिन पहले अंग्रेजी का पेपर दिया सिरसा के आर्य गर्ल्स स्कूल में। जी जी और उनको एक राइटर भी मिला था मदद के लिए, क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो ठीक से लिख नहीं सकते। और उस राइटर लड़की मलकीत कौर जो थी, उन्होंने परीक्षा के बाद ये बाहर लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि चौटाला साहब का पेपर अच्छा हुआ है और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनके नंबर अच्छे आएंगे। जाहिर है कि 10वीं में चौटाला साहब अंग्रेजी का पेपर जब पास कर लेंगे तो 12वीं में वो पास हो जाएंगे। कोरोना काल की वजह से इस बार 12वीं कक्षा के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। जितने भी परीक्षार्थी उस परीक्षा में बैठे थे सभी पास कर दिए गए। तो जाहिर है कि 10वीं का पेपर अंग्रेजी का पास करते चौटाला साहब 12वीं में पास हो जाए। लेकिन हरियाणा के काफ़ी नेता, ओपी चौटाला जी तो चलो जिस तरीके से कहा गया कि 12वीं का उनका एग्ज़ाम जो है वो दिया गया था, लेकिन अब उत्तीर्ण उसमें शायद हो गए हैं लगभग, लेकिन रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया कि उनका 10वीं का भी कुछ पेंडिंग चल रहा था, जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अपनी एक नीति है। लेकिन अब एमए करते हुए शायद जो हमारे हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं, जेजेपी की एक लीडर की चर्चाएं चल रही हैं। तो किस तरीके से देखेंगे कि सियासी जीवन में पढ़ाई जिस तरीके से अब नेता कर रहे हैं, तो जो समाज सुधार के लिए काम होंगी या सियासी जीवन के तौर पर काम आएंगी? देखिए, मनोहर लाल जी तो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जी, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं जी 7 साल का कार्यकाल उनका लगभग पूरा होने वाला है। जी अब वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा में डिप्लोमा करना चाहते हैं और अगर वो एडमिशन लेते हैं तो पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इस पद पर रहते हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनेंगे। जी हालांकि खट्टर साहब ने ये खुलासा किया है छात्रों से ऑनलाइन बातचीत करते हुए कि उनका सपना डॉक्टर बनने का था। डॉक्टर बनने के लिए वो दिल्ली चले भी गए थे मेडिकल एग्जाम की तैयारी के सिलसिले में, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने एक कपड़े की दुकान की, उसके बाद उन्होंने संघ की पाठशाला ज्वाइन की और जीवन में लंबे उतार चढ़ाव देखते हुए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज विराजमान है। उनकी जरूर इच्छा है अब कि वो जापानी भाषा में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हासिल करें और अब वो पहले स्टूडेंट होंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरी बात जो आपने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बारे में की, वो इस समय 73-74 साल के हैं। उनका भी ये मानना है कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती। वो बहुत छोटी उम्र में, शायद 29 साल की उम्र में जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बन गए थे और उन्हें स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। उनका ये मानना था कि मैं उन बच्चों को क्या संदेश या शिक्षा दे सकता हूँ
जिनके सामने मेरी क्वालिफिकेशन कम है, तो उन्होंने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद स्वीकार करने से इनकार किया। इसके बाद उन्होंने 2 बार अलग अलग सब्जेक्टों में, लोक प्रशासन में और हिस्ट्री में एमए पास की, वकालत की, और अब उन्होंने राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में एमए की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। और उनका मानना है कि अगर फिर उनकी और इच्छा हुई तो वो किसी और सब्जेक्ट में भी परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा तक्षक साहब, जिस तरीके से जो हरियाणा के लीडर हैं या जिस तरीके से हरियाणा के सीएम हैं, आपका सियासी अनुभव पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा है, तो अब जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में इतनी उम्र दराज एक छात्र, ये हौसला अफजाई होगी देश भर के वासियों के लिए, जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या सिर्फ सिग्नेचर तक ही कर पाते हैं। जी। अगर किसी कागजात पे करने पड़े, या हरियाणा में भी बहुत से होंगे, बाकी राज्यों में भी बहुत से होंगे, लेकिन देश भर की अगर राजनीति में देखा जाए तो इन लोगों, जो 3 लोग आपने मुझे बताए, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े चेहरे देखे जाते हैं भारत की राजनीति में। तो क्या आज से पहले ऐसे लोग और भी हैं, या सिर्फ हरियाणा की राजनीति में ही आज राजनीतिक जीवन करते हुए ऐसी पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं? मैं तो सुनील ये कहूँगा कि आप में जज्बा होना चाहिए जी। और 86 साल की उम्र में अगर चौटाला साहब 12वीं पास करते हैं जी, 66 साल की उम्र में अगर खट्टर साहब जापानी भाषा का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेते हैं जी, और 74 साल की उम्र में ईश्वर सिंह तीसरे सब्जेक्ट में एमए पास करते हैं, जी, तो दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। जी, मैं आपसे कहूँ कि हरियाणा की सीमा से लगे हुए राजस्थान में बहरोड तहसील में जी, एक कोई 74 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने कम से कम 15-16 बार 10वीं की परीक्षा दी और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर लूँगा जी, तब तक शादी नहीं करूँगा। वो लगातार फेल होते रहे, लेकिन कोरोना काल में उनकी बन आई एक तरह से। जी, और कोरोना काल में 10वीं में जितने भी परीक्षार्थी राजस्थान शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में बैठे थे जी, वो सभी पास कर दिए गए। जी, उनकी लगन काम आई, लगातार परीक्षाएं देते रहे और अंततः वो पास हो गए। लेकिन मुझे लगता है अब शादी शायद ना कर पाएं क्योंकि शादी की उनकी उम्र निकल गई है, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं जिनका जज्बा था कि जब तक मैं 10वीं की परीक्षा पास नहीं करूंगा मैं लगा रहूंगा। वो लगे रहे और पास भी हो गए। तो चौटाला साहब हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर साहब हों और चाहे ईश्वर सिंह जी हों, ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत तो बन ही सकते हैं, लोगों को इस काम के लिए उत्साहित कर सकते हैं कि वो फिर से अगर अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहें, 10वीं 12वीं एमए कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। उम्र उसमें कोई बाधा नहीं। नेताओं के लिए क्लासरूम शायद इंतजार कर रहा होगा और हर एक किसी की अपनी इच्छा होती है। इस उम्र में भी एक लोगों के लिए आपने जैसे कहा कि प्रेरणा स्रोत है। एग्ज़ाम की बात होगी, क्लासरूम की बात होगी, मुलाकात की बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके से सियासी मुलाकात, ओपी चौटाला आए, किसानों से मिले, उसके बाद यूपी पहुंचे, नीतीश कुमार से मुलाकात की, पंजाब का दौरा काफी अहम माना जाने लगा कि महागठबंधन तक्षक साहब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो हैं यूपी में होने वाले हैं, पंजाब में होने वाले हैं, तो इनेलो के जो जेजेपी के बाद में अलग होगी पार्टियां, नई पार्टी दुष्यंत साहब ने बना ली, लेकिन इनेलो का ही अंग माना जाए, अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो वहीं से निकल के है। बाकी आगे अगर सियासी तौर पर जो राजनीतिक जीवन है उसमें अलग हो गए जेजेपी और इनेलो, लेकिन बादल परिवार से इनेलो के सालों पुराना रिश्ता जी, और नीतीश कुमार से भी सियासी मुलाकात, क्या महागठबंधन 2022 में होने वाले चुनावों के लिए कहीं एक सियासी पिच चौटाला साहब तैयार कर रहे हैं? हाँ, उनकी कोशिश है सुनील कि वो भाजपा के खिलाफ विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाएं और देश में एक तीसरा मोर्चा खड़ा करें। जी, इसी सिलसिले में उन्होंने पहली अपनी मुलाकात जो थी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से की। नीतीश कुमार जी खुद उनके गुड़गांव में घर पर आए थे। उस दौरान उनकी करीब घंटे भर इस मुद्दे पर बातचीत हुई। तो चौटाला साहब ने हमने सवाल पूछा था उनसे कि जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो वो भाजपा विरोधी मोर्चे में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो चौटाला साहब ने कहा था कि हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे, फैसला नीतीश कुमार जी को करना है कि वो हमारे साथ तीसरे मोर्चे में आते हैं या भाजपा के साथ ही मिलकर सरकार चलाते हैं। इसी सिलसिले में आपको ध्यान होगा बाद में जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी ताकि उनकी पार्टी को तीसरे मोर्चे में शामिल कर सकें। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से भी उनकी मुलाकात हुई ताकि वो समाजवादी पार्टी को तीसरे मोर्चे में शामिल कर सकें। और थोड़े दिन पहले भटिंडा में चौटाला साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब से भी मुलाकात की है और उनको तीसरे मोर्चे में शामिल होने के लिए
आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि अकाली दल का भाजपा से अब गठबंधन टूट चुका है और अकाली दल और इनेलो लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे हैं और ऐसे में बादल साहब ने सहमति दी है कि वो तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। अब 25 सितंबर जो आ रहा है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो एक बड़ी रैली करके लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाहता है कि उन्होंने देश भर की विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को एक मंच पर भाजपा के खिलाफ लाखड़ा किया है और आने वाले चुनाव तक उनकी कोशिश रहेगी कि ये तीसरा मोर्चा गठित हो जाए और भाजपा को वो टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। अच्छा, देखिए सीधी सी बात, जैसे आपने कहा, तो यानी कि जो एक कहानी हम लोगों ने अक्सर स्कूल में पढ़ी होगी कि एकता में बल, एक किसान के 4 बेटे होते हैं और कैसे एकता में बल दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं चौटाला साहब और बादल साहब जिस तरीके से मुलाकात हुई या नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तो यूनियन स्ट्रेंथ बनाएंगे भाजपा के विरोध में, ताकि एक साथ होके शक्ति से उसको सियासी तौर पर पटकनी दे सके। तो अब क्या लगता है भविष्य में ये जो गठबंधन है मायावती के साथ, बादल परिवार पहले ही या जो शिरोमणि अकाली दल है गठबंधन कर चुका है, बाकी और सियासी पार्टियों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन इनेलो पुराना जो सियासी एक रिश्ता पंजाब में है और नीतीश कुमार से बादल परिवार का किस तरीके से संबंध है सारे ही जानते हैं। और लेकिन गठबंधन की बात अगर की जाए, जेजेपी के साथ भाजपा का गठबंधन वर्तमान में, लेकिन पूर्व में अकाली दल का पंजाब में गठबंधन। जब अकाली दल ने पिछली विधानसभा चुनाव में बीजेपी से हरियाणा में सीटें मांगी तो मनोहर लाल खट्टर का आपको बयान जो है नहीं दी उन्होंने, याद ही था कि 1-2 सीटें देंगे, उन्होंने एक रैली में बोला था। तो वर्तमान में कितनी आपको दांव पेच वाली स्थिति नजर आती है कि सारे अनुभवी लीडर हैं, सियासत का सबको तजुर्बा है, लेकिन कैसे जो सियासी मैदान इस वक्त तैयार हो रहा है विधानसभा चुनाव के लिए, यूपी की राजनीति अपने आप में देश भर में चर्चा बनी रहती है, पंजाब की राजनीति और यहाँ का धर्म और उसके साथ महागठबंधन कैसे देखते हैं? मैं सुनील ये कहूँगा ये सब क्षेत्रीय दल हैं जी, कोई राष्ट्रीय पार्टी इसमें नहीं है अभी जी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। आप जानते हैं बिना कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए तीसरा मोर्चा कोई बड़ी शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता जी। लेकिन चौटाला साहब जिन जिन पार्टियों से बात कर रहे हैं वो सब क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर हो, चाहे बादल साहब का अकाली दल हो जी। और चाहे नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड हो। मतलब ये सारी पार्टियां अपने अपने स्टेट में मजबूत है और अपने अपने स्टेट में ही अपने इंटरेस्ट देखती हैं। ऐसे में इन पार्टियों का एक मंच पर आना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जी को तो सोचना पड़ेगा कि अभी बीजेपी के साथ चल रहे हैं, वहाँ फायदा है या उनसे अलग हटने में फायदा है, लेकिन दूसरे दल तो बीजेपी के वैसे भी खिलाफ हैं और वो एक मंच अगर बना भी लेते हैं और बीजेपी के मुकाबले में अगर आ खड़े होते हैं तो ये चौटाला साहब की एक बड़ी उपलब्धि होगी। हमने चौटाला साहब से पूछा था कि 1989 के चुनाव में चौधरी देवीलाल ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने सब तमाम पार्टियों को मिला के कांग्रेस के खिलाफ जनता दल खड़ा किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर जनता दल सत्ता में आएगा तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह बनेंगे और उन्होंने जब सांसदों की एक बैठक हुई तो वीपी सिंह के बजाय चौधरी देवीलाल को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था। यानी कि चौधरी देवीलाल चाहते तो प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते थे लेकिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक वीपी सिंह को ही प्रधानमंत्री बनवाया। वो मोर्चा जो बना था वो कांग्रेस के खिलाफ था। अब जो मोर्चा बनना है वो भाजपा के खिलाफ बनना है और ये मोर्चा बनाने की पहल कर रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब देखना ये होगा कि चौटाला साहब को अपनी इन कोशिशों में कितनी कामयाबी मिल पाती है। जी, कामयाबी की बात जैसे आपने की तो यू टर्न हो पाएगा सत्ता में? देखिए ओपी चौटाला साहब भी 5 बार लगभग सीएम रहे हैं और ऐसे ही प्रकाश सिंह बादल भी रहे हैं। दोनों को अपना अनुभव है, पार्टियां दोनों की क्षेत्रीय हैं, राष्ट्रीय तौर पे भी इनके लीडर हैं कि यही कहते हैं कि हमारी नेशनल पार्टी है। लेकिन सत्ता में रहे, क्या सत्ता का सियासी सुख जो है दोबारा मिल पाएगा? क्योंकि बुजुर्ग लीडर हैं, दोनों ही अपनी तरफ से सियासी अनुभव पूरा इस वक्त पूरी जोर लगा रहे हैं कि उनकी पार्टियां सत्ता में आ जाएं। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो इनेलो के हरियाणा में खस्ता हालत हुई पड़ी है और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की विधानसभा में कितनी सीटें हैं और कितने संसद तक लोकसभा के मेंबर हैं, सबको जग जाहिर है। तो कैसे यू टर्न हो पाएगा सत्ता में? देखिए सुनील, कोशिश से ही कोई रास्ता निकलता है। अब पॉलिटिशियन कभी घर तो बैठता नहीं है, वो ये मान के नहीं चलता कि अब उसका समय खत्म हो गया, वो लगातार अपनी कोशिशें जारी रखता है।
विधानसभा चुनाव से पहले जब दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी जननायक जनता पार्टी इनेलो में शामिल थी, अलग नहीं हुए थे, तब तक ये पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी और इस पार्टी को सत्ता का दावेदार भी माना जाता था जी। लेकिन चुनाव से थोड़े समय पहले इनेलो 2 हिस्सों में बट गई, ताकत बट गई, वोट बट गए जी। और जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेगी 90 में से जी। लेकिन इनेलो को सिर्फ 1 सीट मिली। अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते। जी। अब उन्होंने एक दांव खेला था कि किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। जी। उन्होंने जबरदस्ती स्पीकर के पास जाके अपना इस्तीफा मंजूर करवाया जी। और लोगों के, किसानों के बीच में अपनी एक पैठ जमाने की कोशिश की। जी। अब चौटाला साहब जब बाहर आ गए हैं, उनकी सजा पूरी हो गई है, वो रिहा हो गए हैं, तो वो भी घर बैठने के बजाय इनेलो की मौजूदा हालात को समझते हुए इसे मजबूती देने की कोशिश में है। हरियाणा में पार्टी मजबूत हो और साथ ही पड़ोस के राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर वो एक गठबंधन तैयार करें, ऐसी उनकी कोशिश है। तो कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तो कामयाबी जो भविष्य के गर्भ में है, कहीं मूल मंत्र ये तो नहीं कि दोनों ही राज्यों में बादल साहब या चौटाला साहब बोल दें कि अब मेरा आखिरी चुनाव होगा, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए, अब आप देख रहे हैं कि चौटाला साहब को अदालत से जब सजा हो गई है जी। तो वो तो सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते जी। तो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर के दावेदार कैसे होंगे वो। जी। हालांकि उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक अर्जी देके कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए और मुझ पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो हटाया जाए। इसके लिए उदाहरण उन्होंने सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का दिया है। अब चुनाव आयोग को ये फैसला करना है कि उनको चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ बादल साहब अब उतने सक्रिय नहीं है। पार्टी की कमान उनके बेटे सुखबीर बादल के हाथ में है, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अकाली दल चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसी चेहरे को मैदान में उतारेगा तो जाहिर है वो सुखबीर सिंह बादल ही होंगे। जी, चलिए तक्षक साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कुछ अहम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया जी।